दोस्तों और प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर फखरुद्दीन। आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बाल्यावस्था को शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए इस वीडियो को, जो कि आज की बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ख़ास तौर से जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि शिक्षक भर्ती में आपकी संभावनाओं को बढ़ा देती है, आपकी सफलता की संभावनाओं को दोगुना कर देती है। तो इसी प्रकार की एक वीडियो जो आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा दे, मैं लेकर के आया हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बीएड के विद्यार्थी, डीएलएड के विद्यार्थी, बीएलएड के विद्यार्थी और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इसमें देने की कोशिश की है जो अभी तक किसी वीडियो में मुझे दिखाई नहीं देती हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि बाल्यावस्था, जैसा कि मैंने यहाँ पर छोटा सा आपके लिए कोटेशन रख दिया है कि ये जीवन का कठिन काल है, यानी कि बाल्यावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मुख्य बातें बाल्यावस्था के बारे में बता दें। पिछली वीडियो में जो कि मानव विकास की अवस्थाओं से संबंधित थी, उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर बताया था आपको कि बाल्यावस्था को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। अब ये बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों में जो डिवाइड किया, उसका उद्देश्य यही है कि इसका गहन और विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाए और इसके बारे में जो, यानी कि बाल्यावस्था के अंतर्गत या इस अवधि काल में जो बालकों के अंदर अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं, खासतौर से उनके लक्षणों में, उनकी विशेषताओं में, उनके गुणों में, उन सबको यहाँ पर मैंने देने की कोशिश की है। और साथ साथ मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था के बारे में जो अलग प्रकार के अपने विचार या कथन प्रस्तुत किए हैं, जो स्टेटमेंट दिए हैं, उन सब की जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। भले ही थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जो हमारे विद्यार्थी हैं, मुझे उम्मीद है जब वे जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से या परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से इस वीडियो को देखेंगे, तो लंबी वीडियो उनको और अच्छा महसूस होगी और उपयोगी महसूस होगी। उनको इसमें कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आइए चलते हैं कि बाल्यावस्था, जिसको मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बांटा है, इसको एक क्रांतिक अवस्था कहा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर कई चीज़ों को यहाँ पर कोड किया है कि यहाँ पर अलग अलग अवस्थाएँ हैं, जहाँ पे इसको जीवन का कठिन काल भी कहा गया है और एक क्रांतिक अवस्था भी इसको कहा गया है। तो दोस्तों और छात्र छात्राओं, यही वह काल है जिसको मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने भविष्य की नींव बताया है। तीसरी चीज़ आपके सामने आई है कि ये भविष्य की नींव है। ये मैं मुख्य पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, सब विद्यार्थी जो हैं पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन वो सब बातें दिमाग में नहीं रह पाती, उनको माइंड में स्टोर नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट के माध्यम से आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पर किन किन बातों पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जीवन का सबसे कठिन काल है, दूसरा यह एक क्रांतिक अवस्था है, तीसरा इसको भविष्य की नींव मनोवैज्ञानिकों के द्वारा और शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा बताया गया है। यदि इस अवस्था में बालक की उचित शिक्षा एवं पोषण व्यवस्था की जाए तो बालक को सभ्य, संस्कारवान और समाज सम्मत बनाया जा सकता है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है कि यह अवस्था एक ऐसी नींव का निर्माण करती है जो उसके मुस्तकबिल को बनाती है, उसके भविष्य को बनाती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि यदि उसकी उचित शिक्षा की व्यवस्था करें और उसके लिए पोषण की व्यवस्था की जाए, ये दोनों चीज़ें बालक के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि बालक को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उचित शिक्षा, यानी कि 2 प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसको मानसिक ऊर्जा भी कहा गया है और शारीरिक ऊर्जा भी कहा गया है। तो मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जरूरत है और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उसके लिए पोषण की आवश्यकता है। यानी कि इन दोनों पर आपको फोकस करना है। तो जब भी बालक जो है सभ्य बनेगा, संस्कारवान बनेगा, समाज सम्मत बनेगा। इसके अलावा उसे समाज की प्रत्याशाओं और अभिलाषाओं के अनुसार ढाला जा सकता है।
यानी कि समाज की जो प्रत्याशाएं हैं और जो अभिलाषाएं हैं, यानी कि समाज जो अपने बालकों में, अपने समाज के बालकों में जो सांस्कृतिक परिवर्तन चाहता है, जो उसके अंदर संस्कार को स्थापित करना चाहता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी जाती हैं। इनके इस अवस्था में कूट कूट कर बालक के अंदर वो सारी चीज़ें भरी जाती हैं। तो इसीलिए बालक की इस अवस्था को क्रियाओं, लक्षणों और इस अवस्था की जो क्रियाएं होती हैं, जो लक्षण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में एक शिक्षक को जानना आवश्यक हो जाता है। यानी कि एक शिक्षक बालक को जब तक नहीं पढ़ा सकता या उसको अच्छा शिक्षण जब तक नहीं दे सकता, जब तक कि वह अवस्थाओं के बारे में और उन अवस्थाओं में होने वाले अलग अलग परिवर्तनों के बारे में विस्तार पूर्वक न जान ले। तो यहाँ पर बालक में होने वाली शारीरिक वृद्धि और उसके केवल शारीरिक संरचना में ही बदलाव नहीं लाती, बल्कि उसमें यानी कि देखिए आप कि मैच्योरिटी भी आती है उसके अंदर, और उसके डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें भी बदलाव आता है। तो जिसके कारण बालक से तरुण और किशोर में परिवर्तित होता चला जाता है। तो यहाँ पर यानी कि एक बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जो हम जीवन का निर्माण करने वाली अवस्था है। यही कारण है कि बालक की इस अवस्था में उसमें होने वाले परिवर्तनों एवं लक्षणों का अध्ययन करना एवं उन्हें समझना शिक्षकों और अभिभावकों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि केवल ये शिक्षकों के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि जो बालक के जो माता पिता हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी इस अवस्था के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, जो मुख्य बिंदु हैं उन पर आते हैं, जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे आपके सामने और आपको समझाना चाहेंगे कि आप एक शिक्षक होने के नाते किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जो ये केवल एक शिक्षक के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि माता पिता के लिए ज़रूरी है। जो बच्चों के माता पिता हैं, बड़े भाई और बहन हैं, उनके लिए जानना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अब मेरा जो साइको मैजिक आर्ट यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से बार बार ये मैं इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुँचाता हूँ कि जो मनोविज्ञान है ये केवल छात्रों के लिए नहीं है। तो ये मनोविज्ञान केवल एक ही पक्ष की बात नहीं करता, ये केवल आपके एक कमरे के अंदर नहीं रखता, बल्कि आपके पूरे आंतरिक और बाह्य जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब कुछ, ये मानिए कि सब कुछ मनोविज्ञान ही है। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी क्रियाएं, आपकी प्रतिभाओं को निखारने में सबसे ज़्यादा जो विज्ञान मदद करता है वो मनोविज्ञान है, वो साइकोलॉजी है। आपको अच्छा भी बना सकता है, आपको बुरा भी बना सकता है। इसीलिए जब तक आप अपने मनोबल को मजबूत नहीं करेंगे, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक आप सफलता को स्थापित नहीं कर सकते। यानी कि जो सफलता की सीढ़ियां हैं, सोपान है, उसको नहीं चढ़ सकते, उच्च स्थान तक को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि मनोविज्ञान को जानना सभी के लिए आवश्यक है। तो आइए बढ़ते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताओं की तरफ। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं ये आपके पास तक पहुंच रही हैं, इनको आप देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो जैसे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है ये 2 वर्ष से 6 वर्ष तक बांटी गई है, जिसमें बताया गया है कि यह एक समस्यात्मक अवस्था है। पहले बताया गया आपको कठिन अवस्था है, ये भविष्य की नींव की अवस्था है, ठीक है, एक क्रांतिक अवस्था है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यह एक समस्यात्मक अवस्था है। समस्यात्मक अवस्था दोस्तों इसलिए है ये कि इसमें बालक जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से कहिए एक्टिव होता है। एक्टिव तो ये एक्टिवनेस हमारे लिए समस्या कैसे पैदा कर देती है? वो समस्या ऐसे पैदा कर देती है कि बच्चा इस अवस्था में तोड़फोड़ ज़्यादा करता है, खेल खिलौनों को तोड़ देता है, उन कपों में लात मार देता है, बर्तनों को फेंक देता है, मम्मी के ऊपर कभी हाथ उठाने लगता है, पापा के ऊपर हाथ उठाने लगता है, अपने छोटे या बड़े भाई बहनों के ऊपर वो अपनी जो अनैतिकताएं हैं उनको स्थापित करता है। इसीलिए इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहा गया है। यानी कि ये माता पिता के लिए और साथ साथ शिक्षकों के लिए समस्या पैदा करने वाली अवस्था है। हालांकि ये समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होती, तो लेकिन यहाँ पर ये बालकों के अंदर ये थोड़ी सी समस्या देखी जाती है कि वह अपने माता पिता को और अपने शिक्षकों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। इसके अलावा खेल खिलौनों में रुचि,
इस अवस्था के बालकों की जो रुचि होती है वो खेल खिलौनों में होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर लड़के और लड़कियों के खेलों में नहीं होता, लेकिन यहाँ इस काल के अंत तक आते आते यहाँ पर लड़के और लड़कियों की जो रुचियाँ हैं वो अलग अलग होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ जो हैं उनके अंदर जो सेक्स डिफरेंस होता है, जेंडर डिफरेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। यहाँ पर बच्चे जो हैं खेल खिलौनों में रुचि रखते हैं चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़कियाँ हो। और खेल खिलौने भी किस तरह से आपने देखा होगा, लड़के जब मेले वगैरह में जाते हैं तो गुब्बारे ले लेते हैं, गुड्डे गुड़िया ले लेते हैं, जीप वगैरह ले लेते हैं, बस ले लेते हैं, कार ले लेते हैं। या आज के टाइम में आप देखते हैं कि चाइना के कुछ सामान चल रहे हैं, 5-5 रुपये में आते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खेल खिलौनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, बच्चे उनसे खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर बालकों की जो रुचि होती है वो खेल खिलौनों में होती है। इसी समय को शिक्षा की तैयारी का समय भी कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में, यानी कि जब बच्चा 2.5 वर्ष का या 3 वर्ष का हो जाता है तो उसको प्लेवे स्कूल में भेज दिया जाता है या उसको नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है। और अब तो आप देखिए कि NEP 2020 जो आई है उसमें तो प्री प्राइमरी से ही बच्चे की एजुकेशन को एक सामान्य शिक्षा के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पर इसको कहा गया है कि जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है यह शिक्षा की तैयारी का समय काल है। इसके अलावा इस अवस्था को उत्सुकता की अवस्था भी कहा गया है, यानी कि इस अवस्था में बच्चे जो हैं वह अलग अलग तरह के या कई तरह के क्वेश्चन आपसे करते हैं। बच्चों के अंदर, खास तौर से बच्चों के अंदर जानने की इच्छा होती है कि ये फल कौन सा है, ये सब्ज़ी कौन सी है, मम्मी आप क्या कर रही हो, पापा आप क्या कर रहे हो। वो पेन को हाथ में लेते हैं और पेन से पूरे पेज को वो पूरा कवर कर देते हैं, यानी कि उस पर लिख देते हैं। हालांकि उन पर इस अवस्था में लिखना नहीं आता, लेकिन वो पूरा हाथ मुट्ठी में पेन को पकड़ करके और पूरे पेज पर लिख देते हैं। यानी कि उनके अंदर कुछ चीज़ों को जानने की आवश्यकता होती है। कुछ चीज़ों से मतलब यहाँ पे यह है, जिस चीज़ को वो देखते हैं उस चीज़ के बारे में, उसके आकार के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में उनके अंदर जानने की उत्सुकता होती है और ये चीज़ होनी भी चाहिए। बच्चा जो बच्चे एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, उनके अंदर ये वो चीज़ देखी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मम्मी और पापा से क्वेश्चन करते हैं। आगे देखते हैं कि यह अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक, यानी कि इस अवस्था में बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है। यानी कि जैसा काम मम्मी या पापा को या बड़े भाई और बहनों को करते हुए देखते हैं, छोटे बच्चे भी वैसा ही करते हैं। जैसे मम्मी झाड़ू लगा रही हैं और झाड़ू रख दी उन्होंने तो बच्चा भी उठा करके झाड़ू लगाने लगता है। या मम्मी कपड़े धो रही हैं तो बच्चा आएगा तो वो पानी के साथ खेलने लगेगा, वो और मग से पानी उठा करके वो कपड़े में डालना शुरू कर देगा। या जैसे मम्मी कपड़े धो रही हैं ऐसे ही वो हाथ चला करके कपड़े धोने की कोशिश करता है और खेलता भी रहता है। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल मात्र प्रवृत्ति करता है और ये वहाँ पर खेलता भी रहता है, हंसता रहता है, पानी में हाथ मारता रहता है, पानी को मुंह में भी दे लेता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बच्चों को ध्यान रखना है कि पानी, क्योंकि टब बड़े बड़े होते हैं, ऐसा ना हो कि बच्चा गिर जाए, मम्मी जो है लापरवाह वहाँ पे हो जाएं और वो ध्यान ना दे बच्चे के ऊपर। तो यहाँ पे बच्चे का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुकरण की प्रवृत्ति बालक के अंदर अधिक होती है, यानी कि जैसा वो करते हुए देखते हैं वैसा बच्चे करते हैं। इसके अलावा सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, यानी कि सीखने में तीव्रता होती है, बालक जो है सीखने की कोशिश ज़्यादा करता है। इसके अलावा संवेगों का अधिक प्रदर्शन, यानी कि हम जानते हैं इस चीज़ को कि बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है तो उसके अंदर संवेगात्मक विकास भी चलता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है गुस्से का प्रदर्शन ज़्यादा करता है और दूसरा हंसी का प्रदर्शन, यानी कि वह खिलखिला करके हंसता है और उसकी हंसी इतनी अच्छी होती है कि आप जो है जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पे आप बच्चों की हंसी के बहुत सारे वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग तरह से बच्चे हंसते हैं, तो वहाँ पर इनका प्रदर्शन जो है अलग प्रकार का होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला प्रदर्शन नहीं होता, चिल्लाहट वाला प्रदर्शन होता है, खुशी वाला प्रदर्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी में हाथ मारते रहेंगे और खेलते रहेंगे। तो इस प्रकार का संवेगों का प्रदर्शन बच्चों के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। खुशी का संवेग देखा जाता है और दूसरा कभी कभी गुस्से का प्रदर्शन किया जाता है। वो गुस्सा बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, बस वही कि मम्मी के ऊपर वो अपना हाथ वैसे कंधे पर हाथ मार दिया, हाथों पर हाथ मार दिया, इस प्रकार से वो अपने संवेगों का प्रदर्शन, क्षणिक प्रदर्शन वो करते हैं। इसके अलावा इस अवस्था में, खासतौर 2 वर्ष की अवस्था में तो नहीं, लेकिन जब बालक जो है 6 वर्ष की अवस्था, 5 या 6 वर्ष की अवस्था में आता है तो धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिक भावना का विकास होना शुरू हो जाता है। सामाजिक भावना का विकास किस प्रकार से होता है इसको समझिएगा कि मोहल्ले पड़ोस के बच्चे या स्कूल में जाने वाले बच्चे, उनके बीच में एक
एक तारतम्यता स्थापित हो जाती है। वो बच्चे जो हैं आपस में मिल करके जो खेल खिलौने होते हैं उनसे खेलते हैं या आपस में बैठे हुए खेलने लगते हैं, एक दूसरे को हाथ मार कर खेलने लगते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे खेल या जैसे कहते हैं कि थोड़ा आँख मिचोली वाले खेल, इस प्रकार के खेल जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलना शुरू करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक ये चीज़ मानिए कि ये वही अवस्था होती है जहाँ बच्चों के अंदर थोड़ा सा सामाजिक भावना का विकास जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा उनके अंदर इसी के साथ साथ लेकर चलते हैं कि उनके अंदर नैतिक भावना का विकास नहीं होता है। यानी कि नैतिक यानी कि उन्हें नहीं पता होता है इस अवस्था में कि सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो वो इसके बारे में नहीं जानते। और यहाँ पर ऐसे छोटे बच्चों को यानी कि इस अवस्था के बच्चों को नैतिकता के पाठ जो हैं वो पढ़ाने भी नहीं चाहिए, उनको उपदेश भी नहीं देना चाहिए। ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बच्चे को आज ही हमें आदर्श बनाना है, कोई ऋषि मुनि बनाना नहीं। बच्चे को बच्चे का जीवन जीने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कोटेशंस आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आपके लिए हैं कि इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने यानी कि यहाँ पर अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसी को बताया है कि मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को प्री स्कूल एज भी कहा है, इसको एलिमेंट्री स्कूल की एज भी कहा गया है और प्री गैंग स्टेज भी कहा गया है। ये गैंग स्टेज ऐसी नहीं है जो बड़े वाले बॉम्बे वाले जो गैंग होते हैं उनकी स्टेज है, बल्कि ये छोटी सी स्टेज होती है कि जो छोटे बच्चों के अंदर होती है। और बच्चे जैसे कि बताया मैंने आपको कि सामाजिक भावना का जब बालक के अंदर विकास होता है, बच्चे जो हैं स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तो इस अवस्था में बच्चे जो हैं एक छोटा सा अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो उसी को यहाँ पर गैंग स्टेज कहा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को गैंग स्टेज भी कहा है, एक्सप्लोरेटरी स्टेज भी कहा है, शिक्षा शास्त्रियों ने इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा है, इसको स्मार्ट एज भी कहा जाता है। और ख़ास तौर से जब माता पिता की बात आती है तो माता पिता या पेरेंट्स जो हैं इसको कहते हैं कि ये बड़ा उत्पाती बच्चा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है। अब क्योंकि बच्चा है खिलौनों में रुचि रखता है, तो यहाँ पर ये देखिएगा कि कार्ल गुरुस नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कहा है कि खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, और किस रूप में स्टेनले हाल इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उसके पूर्वज करते आए हैं। यानी कि ये केवल एक बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था नहीं है कि वो बच्चे जो है वो अपनी इच्छा से कर रहा है, बल्कि जो स्टेनले हाल बताना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि जो उसके पूर्वजों का क्रियाएं रही हैं, जो उनकी संस्कृति रही हैं, जो सभ्यताएं रही हैं, उन्हीं को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ से उसके पूर्वज जो करते आए हैं उसी चीज़ों की उन्हीं क्रियाओं की पुनरावृत्ति बाल्यावस्था में बालक करता है। स्पेंसर इस बारे में कहते हैं, जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं उस बारे में कहते हैं कि बालक खेल के द्वारा अपनी अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, इसीलिए इसको विकास की नींव भी कहा गया है। बाल्यावस्था यानी कि कहा गया है कि जो शैशवावस्था है वो विकास की नींव है और बाल्यावस्था जो है उसकी आधारशिला है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, दोबारा सुन लीजिए कि शैशवावस्था विकास की नींव है और बाल्यावस्था उसकी आधारशिला है। इसी प्रकार से कि इसको कहा गया है, हेलोक नाम की जो अमेरिकन महिला मनोवैज्ञानिक हैं वो बताती हैं कि जो ये अवस्था है ये बहुत इम्पोर्टेंट और ऐसी अवस्था है जहाँ पर बालकों को पोषण देने की भी आवश्यकता पड़ती है और बालक की शिक्षा को भी प्रारंभ करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम थोड़ी सी बात करें कि जो दार्शनिक हैं रूसो, जिनका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बीएड के विद्यार्थी जानते होंगे, जिन्होंने बीएड किया है या बीटीसी किया है वो जानते होंगे। वो कहते हैं कि बालक के हाथ पैर और उसके नेत्र यानी कि आँखें उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद रख सकता है। कितनी बड़ी बात रूसो ने, यानी कि रूसो बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हुए हैं, दार्शनिक भी हुए हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही है कि जो उसके जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं और जिनके द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, यानी कि क्षमता उसके अंदर आ जाती है कि वो पहचान लेता है अपने
माता पिता को, अपने भाई बहनों को, यानी कि जो उसके इर्द गिर्द जो विभिन्न प्रकार की स्टिमुलस हैं, जो आसपास क्रियाएं हो रही हैं, ध्वनियाँ हो रही हैं, उन सबको, चिड़ियों की चहचहाट हो रही है, जो उसके आसपास फल आ रहे हैं या वेजिटेबल्स आ रहे हैं, वो सबको वो पहचान करने की कोशिश करता है, सोच सकता है और उनको याद भी रख सकता है। इसी प्रकार से स्ट्रोंग नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इस अवस्था के बारे में कहते हैं कि शिशु अपने और संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। खेल को बहुत ज़्यादा इस अवस्था में अहमियत दी गई है। हम देखते हैं कि बच्चे खेलते हैं तो माता पिता जो हैं बहुत नाराज़ होते हैं, खेल रहा है, हमेशा खेलने में लगा रहता है, पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो इसको ध्यान रखना है, खेल के द्वारा ही बालक जो है अपना शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि करता है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर कि वह स्पेंसर, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि स्पेंसर इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि बालक खेल के द्वारा अपनी अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, उसके अंदर एक्टिवनेस ही खेल के माध्यम से आती है। ठीक है, तो छोटी सी बात और बताता चलूँ यहाँ पे, उसके बाद ये वीडियो 20 मिनट की लगभग हो जाएगी। तो ये थोड़ा बताता हूँ मैं कि बाल्यावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक जिद्दीपन, अड़ने वाला व्यवहार, आज्ञा न मानना, प्रतिरोध करना आदि क्रियाएं प्रकट करता है। यानी कि ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो उनको प्रकट करता है, और इसीलिए माता पिता ने इस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक चीखता है, चिल्लाता है, ये सारी चीज़ें उसके व्यवहार में देखी जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कि कॉल एंड ब्रूस ने इसका कहा कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। इस बहुत ध्यान रखेंगे इस कोटेशन का कि बाल्यावस्था, जिसको कि कॉल ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जो जीवन का सबसे अनोखा काल है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, इसको कॉल एंड ब्रूस के द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार से रॉस जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि बालक अनुभव करता है कि उसकी प्रथम भक्ति उसके अपने समुदाय के प्रति, और वह चाहे कुछ भी हो वह अपने समूह में नेता की आज्ञा का पालन करेगा, ऐसी उससे अपेक्षा की जाती है। ऐसी सामाजिक प्रत्याशाएं उसके व्यवहार में देखी जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिकों ने अलग ढंग से बाल्यावस्था के बारे में बताया है, इसको जीवन का निर्माणकारी काल कहा है, और इसको यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ कहा गया है, जीवन का सबसे कठिन काल, एक उत्पाती अवस्था, स्मार्ट स्टेज, अलग अलग नामों से इस अवस्था को बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने आपको बाल्यावस्था की कुछ क्रियाओं के बारे में, कुछ बातों के बारे में, लक्षणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, गुणों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।